चलो आगे लिखो। आगे लिखो। आवाज चेक कर जाना इनकी। हो गया क्या? लिखो। 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 अगले सिद्धांत का नाम लिखो। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की। सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसने दिया ये? देखो हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि किस किस प्रकार का बालक का विकास कैसे कैसे हो रहा है, उसके लिए हम अलग अलग लोगों की बातें पढ़ रहे हैं। आपको पता हो तो हमने सबसे पहले तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ा था। उस मनोविश्लेषणात्मक बाद में मनोलैंगिक सिद्धांत पढ़ा था। मनोलैंगिक सिद्धांत पढ़ा। उस मनोलैंगिक सिद्धांत बाद में हमने पढ़ा था मनोसामाजिक। इसका मतलब बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है। बात ये थी कि मानसिक मतलब है मानसिक में भी कौन सा, सामाजिक डेवलपमेंट कैसे होता है भाई, सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा। और सामाजिक मनोसामाजिक के बाद में हमने पढ़ा सामाजिक संवेगात्मक। इसका मतलब बालक का संवेगात्मक विकास कैसे होता है। और आप याद करके देखिए उसका नाम सामाजिक संवेगात्मक इसलिए था क्योंकि यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर मानते हैं कि बालक का संवेगात्मक विकास समाज के कारण होता है। किसके कारण होता है? समाज के कारण। और अब लेव वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि बालक का संज्ञानात्मक विकास समाज के कारण होता है। इसलिए नाम क्या हो गया? सामाजिक संज्ञानात्मक। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब बालक का हम संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं करवा रहे हैं, बालक का सोशल डेवलपमेंट नहीं करवा रहे हैं, बालक का कैसा डेवलपमेंट करवा रहे हैं? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करवा रहे हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा ना वो कौन से वातावरण में होगा? सामाजिक। यहीं से थोड़ी थोड़ी चीजें ही समझनी होती है अपने को ताकि हम लोग उन चीजों तक पहुंच जाए। आपको पता है संज्ञान क्या होता है? क्या होता है संज्ञान? पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के मध्य क्या होती है? संक्रिया। और संक्रिया के माध्यम से संज्ञान की उपस्थिति होती है कि नहीं होती है? काम तो सारा कहां हो रहा है? मस्तिष्क में हो रहा है। काम तो सारा कहां हो रहा है? मस्तिष्क में हो रहा है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की कहता है कि ये जो संज्ञान की उपस्थिति होती है ना उसमें जिम्मेदार है समाज। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? समाज। इसका मतलब ये कह रहा है कि यदि समाज नहीं होता तो बालक संज्ञान का विकास नहीं कर पाता। इसका कहने का मतलब यही भाई, हम ये सीधा सीधा तो यही कह सकते हैं ना, इसको यदि मोटे अर्थों में ले तो हम ये कह सकते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास वातावरण की अंतःक्रिया से होता है कि नहीं होता है? किसकी अंतःक्रिया से?
क्योंकि समाज तो वातावरण का एक रूप एक नहीं है, छोटा सा भाग एक नहीं है, घटक ही है ना। अरे चीजों को यदि ढंग से समझे हमें, तो मुझे एक बात बताओ, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो मूल कॉन्सेप्ट यदि आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा ना इन सिद्धांतों का, उस दिन सवाल सही हो जाएंगे। सवाल केवल यहीं से पूछा जाता है, बहुत आगे से नहीं जाता है, वो बहुत डिटेल से नहीं जाता है। ये क्या है? वातावरण। वातावरण, इस वातावरण में वातावरण भी तो अलग अलग प्रकार के हैं कि नहीं है भाई? एक वातावरण हो गया सामाजिक वातावरण, कैसा हो गया? एक राजनीतिक वातावरण, एक धार्मिक वातावरण, एक आर्थिक वातावरण, अलग अलग वातावरण है ना। एक सजीवों का वातावरण, एक निर्जीवों का वातावरण, सब अलग अलग है ना। पहाड़, नदियां, सब सब वातावरण में ही सारी चीजें। अब जो बालक होता है ना, वो बालक आपको बताओ तो वातावरण के साथ अंतःक्रिया कर रहा है। जैसे एक बालक है, वो बालक इस कुर्सी के सहारे आपने उसको खड़ा कर दिया, वो इस कुर्सी के सहारे इस कुर्सी को पकड़ रहा है, उसको गिरा रहा है, इसके ऊपर बैठ रहा है। इसका मतलब बालक वातावरण के साथ अंतःक्रिया तो कर रहा है ना। लेकिन वातावरण क्या सामाजिक है क्या? नहीं है। ये कह रहा है लेव वाइगोत्स्की कि बालक संज्ञान का निर्माण केवल एक तरीके से कर पाता है यदि उसका कौन सा वातावरण उसे मिल रहा है, यदि उसे उसका सामाजिक वातावरण मिल रहा है। इसका मतलब पूरे वातावरण से उसके संज्ञान का निर्माण नहीं हो रहा है, केवल किससे हो रहा है? सामाजिक वातावरण से हो रहा है। कौन सा वातावरण है ये? सामाजिक वातावरण है। ध्यान रखिएगा आपको, केवल सामाजिक वातावरण से अंतःक्रिया करता हुआ बालक समाज ज्ञान का निर्माण करता है। देखो कल सुबह कल वाली जो क्लास है ना, शाम वाली 2 बजे वाली, कल 2 बजे एक व्यक्ति आएगा जीन पियाजे, वो कहेगा कि बालक के संज्ञान के निर्माण में आएगा। जीन पियाजे को पढ़ेंगे। जीन पियाजे कहेगा कि बालक के संज्ञान का निर्माण इस पूरे वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा होता है, पूरे वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा। याद है आपको? इससे पहले आपको बताओ तो एक व्यक्ति आया था, जेरोम ब्रूनर, उसने कहा था कि बालक ज्ञान का निर्माण इस वातावरण के साथ अंतःक्रिया तो करते हुए करता है, लेकिन उसका जिम्मेदार खुद होता है, स्वयं करता है। बालक ज्ञान का निर्माण कौन करता है? स्वयं करता है। इसका मतलब है कि जेरोम ब्रूनर भी बालक के संज्ञान का विकास कर रहा है। देखो 3 लोग हो गए अपने पास में। एक कौन है? जेरोम ब्रूनर। एक कौन है? जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। एक कौन है? लेव वाइगोत्स्की। अच्छा, ये जो तीनों लोग हैं ना महत्वपूर्ण, ये संज्ञान निर्माण वाले, बालक के मस्तिष्क में ज्ञान का निर्माण यही करवाते हैं। और इसमें ये जो आपका जीन पियाजे है ना, ये तो कहता है कि बालक ज्ञान का निर्माण किसके कारण कर पा रहे हैं? वातावरण। और वातावरण में कोई एक वातावरण नहीं है, सभी वातावरण, सजीव निर्जीव जो भी है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता हुआ ज्ञान का निर्माण करता है। लेकिन ये जेरोम ब्रूनर कहता है कि वो बात ठीक है भाई तेरी, मान गए हम लोग, किसके कारण अंतःक्रिया कर रहा है? वातावरण के कारण। लेकिन उसमें योगदान वातावरण का नहीं है, उसमें योगदान बालक के स्वयं का है। बालक अपने स्वयं के विवेक के आधार पर, याद है ना आपको, स्वयं के विवेक के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है, न कि वातावरण के आधार पर। हाँ, बिना वातावरण के तो होगा नहीं ज्ञान का निर्माण, लेकिन वो अंतःक्रिया करने के बाद स्वयं के विवेक के आधार पर करता है। और ये जो लेव वाइगोत्स्की आया है ना, ये कह रहा है कि भाई ये बात तो ठीक है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, लेकिन पूरे वातावरण के साथ अंतःक्रिया से उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। उसे ज्ञान की निर्माण तो कहां से होता है? केवल कौन से वातावरण? सामाजिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने से ज्ञान की प्राप्ति होती। अब मुझे बताओ, सामाजिक का मतलब समाज एक नहीं है। अरे सामाजिक का मतलब कोई दूसरा व्यक्ति एक नहीं है, सामाजिक का मतलब कोई दूसरा व्यक्ति एक नहीं है। ध्यान रखना, इनमें अंतर ही तो यही है ना। कौन सा मनोवैज्ञानिक ये मानता है कि बालक में ज्ञान का निर्माण किन्हीं अन्य लोगों की सहायता से होता है? लेव वाइगोत्स्की। समझ पा रहे हैं ना? बिना अन्य लोगों की सहायता के नहीं होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, लेकिन जो पीछे हमने पढ़ाया था ना उसके आधार पर आगे बढ़ाऊं, तो मुझे बताइए, इस लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बालक ज्ञान का निर्माण इंट्रापर्सनल रिलेशन के माध्यम से करता है, इंटरपर्सनल रिलेशन के माध्यम से? कुछ बात समझ में आई है? कौन से रिलेशन के माध्यम से करता है? इंटरपर्सनल रिलेशन। लेकिन आप याद करके देखो, जेरोम ब्रूनर के अनुसार किसके माध्यम से करता है? इंट्रापर्सनल। समझ पा रहे? जेरोम ब्रूनर तो कह रहा है कि इंट्रापर्सनल माध्यमों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है, और इधर लेव वाइगोत्स्की कहता है इंटरपर्सनल के आधार पर, अंतर व्यक्तिक संबंधों के आधार पर। और ये इन दोनों का बाप है, और ये कहता है कि इंट्रापर्सनल भी काम का है
और इंटरपर्सनल, क्योंकि वातावरण में ये भी चीजें हैं और ये भी चीजें, दोनों चीजें हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसका मतलब वो अंतर व्यक्तिक संबंधों के आधार पर ज्ञान के निर्माण की बात कह रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि लेव वाइगोत्स्की का ये कहना है कि यदि बालक को अकेला छोड़ दिया जाए, उसके सामने कोई लोग नहीं हो, तो बालक अपने संज्ञान का निर्माण नहीं कर पाएगा, यही कहता है ना। अच्छा, इसका मतलब ये सीधा सीधा अपने को ये समझाना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि समाज ही सब कुछ है, समाज ही सब कुछ। अब इस समाज में पाए जाने वाले कई कारक बालक के इस संज्ञान को प्रभावित करते हैं, जैसे संस्कृति, जैसे संस्कृति, जैसे समाज में पाई जाने वाली भाषा है कि नहीं है, समाज में पाई जाने वाली भाषा। इसका मतलब मैं कहूंगा ना कि सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक या भाषाई कारक से, भाई भाषा ही तो है ना, बालक दूसरे व्यक्ति से अंतःक्रिया कैसे कर रहा है, मेन माध्यम क्या है उसका, भाषा ही तो है, भाषा ही तो कारक है। अच्छा, ये जो कारक है ना, इन कारकों के माध्यम से बालक ज्ञान का निर्माण करता है। यदि मैं इस सिद्धांत को, निर्मितवाद का मतलब क्या होता है, निर्माण करना, मुझे बताओ, यहां भी तो ज्ञान का निर्माण ही किया जा रहा है ना। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक का मतलब ही क्या है, निर्माण करना है। क्या मैं इस सिद्धांत को सामाजिक निर्मितवाद नहीं कह सकता हूं क्या, क्या कह सकता हूं? अच्छा, निर्मितवाद को मैंने एक नाम और दिया था ना, रचनावाद, कह सकता हूं ना इसको। क्या मैं इस सिद्धांत को सांस्कृतिक रचनावाद नहीं बोल सकता हूं क्या, सांस्कृतिक रचनावाद? क्या मैं इस सिद्धांत को संयुक्त रूप से सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद नहीं बोल सकता हूं क्या, या सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद नहीं बोल सकता हूं क्या? केवल सामाजिक निर्मितवाद बोला जा सकता है ना, या फिर ज्ञान का निर्माण कर रहा है तो सामाजिक संज्ञानात्मक बोला जा सकता है ना, कोई एक ही तो बात है ना। याद करके देखो, हमने जब प्रमुख जनकों की लिस्ट बनाई थी उसमें लिखा था कि सामाजिक निर्मितवाद के जनक लेव वाइगोत्स्की है। सामाजिक निर्मितवाद का मतलब ये कह रहा है कि बालक ज्ञान का निर्माण समाज के आधार पर करता है, समाज के कारण करता है। और समाज में कौन से कारक प्रमुख होते हैं, तो या तो उसके सामाजिक या उसके सांस्कृतिक या उसके भाषाई कारक महत्वपूर्ण होते हैं। उसकी संस्कृति, उसका कल्चर, उसकी भाषाई कारक होते हैं ना, वो महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर? एक दो लाइन लिखो देखे। एक दो लाइन लिखनी है ना, ज्यादा नहीं लिखनी है, एक दो ही लिखनी है। लिख लो, एक दो लाइन लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बालक, बालक सामाजिक, बालक सामाजिक वातावरण के साथ अंतः क्रिया करता हुआ, सामाजिक वातावरण के साथ अंतः क्रिया करता हुआ संज्ञान का निर्माण करता है, अंतः क्रिया करता हुआ संज्ञान का निर्माण करता है। करता हुआ संज्ञान का निर्माण करता है। बालक के इस संज्ञान निर्माण में, बालक के इस संज्ञान निर्माण में बालक के इस संज्ञान निर्माण में सामाजिक, संज्ञान निर्माण में सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई कारक महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो,
अतः इस सिद्धांत को अतः इस सिद्धांत को अतः इस सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद अतः इस सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद कोष्टक में निर्मितवाद लिखोगे ना, ताकि पूरी चीजें याद आ जाए। सामाजिक रचनावाद एवं सांस्कृतिक रचनावाद के नाम से भी जानते हैं, एवं सांस्कृतिक रचनावाद के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? एक बार और लिखो दोबारा से, एक बार और लिखना पड़ेगा दोबारा से। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, भाई सारांश ये है इसका ना, इस सिद्धांत के अनुसार बालक सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के साथ अंतःक्रिया बालक, क्या लिखा है? इस सिद्धांत के अनुसार बालक सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के साथ अंतःक्रिया अंतःक्रिया बेटा हूं। इस सिद्धांत के अनुसार, अरे मैंने सोचा एक लाइन और खराब नहीं होगी आपकी, एक ही लाइन में सेट कर दूंगा, लेकिन आपका डोल नहीं है, लिखो। हाँ। इस सिद्धांत के अनुसार बालक सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के साथ अंतःक्रिया करता हुआ ज्ञान का निर्माण करता है। ज्ञान का निर्माण करता है अर्थात अब धक्का लगाना ढंग से, अर्थात ऐसे धक्का नहीं लगेगा करने से धक्का लगेगा क्या? अरे भैं को तार पर बिठाना है, ऐसे खंगारा करने से तो वो भाग जाएगी। हाँ, अर्थात बालक में संज्ञान का निर्माण अंतर्वैयक्तिक संबंधों, अर्थात बालक में संज्ञान का निर्माण अंतर्वैयक्तिक संबंधों, क्या लिखेंगे इंग्लिश में? इंटरपर्सनल रिलेशंस लिखो। अंतर्वैयक्तिक संबंधों, इंटरपर्सनल रिलेशंस। कोष्टक बंद कर दो। हो गया? जोर है ना तार पर बिठाने में मुझे कहते हैं, कहीं ने तो कोष्टक शुरू ही नहीं किया तो बंद क्या करेंगे क्या ना? इंटरपर्सनल रिलेशन यानी अंतर्वैयक्तिक कारकों पर निर्भर करता है, संबंधों पर निर्भर
करता है। पढ़ो, देखिए लाइन समझ में आ रही है क्या? समझ गया ना? ध्यान रखना, सीधा सीधा अपनी भाषा में, जीन लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कभी भी बालक बिना दूसरे व्यक्ति के सहारे के ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ठीक है ना? अंत्य क्रिया करने के लिए उसको कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति तो चाहिएगा ही। जीन पियाजे तो कहता है बालक अकेला ही ठीक है, वही खूब है, वो ज्ञान का प्राप्त अपने आप ही कर लेगा, बात दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, केवल उसे तो वातावरण मिलना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है केवल वातावरण से कुछ नहीं होगा, समाज चाहिए इसको। ठीक है? अभी तो आप जीन पियाजे के अनुसार चल रहे हैं, थोड़े दिनों में लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आ जाएंगे। अभी तो आपको ज्ञान प्राप्ति करने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़े दिनों बाद जरूरत पड़ने लग जाएगी। देखो जरूरत तो अब भी है, क्या करें, कंट्रोल करके रखना पड़ता है, दबा के रख। जरूरत तो बहुत सारी चीजों की है, लेकिन नहीं मिल रही है ना। हो गया? अच्छा, अब देखिए, सुनिएगा आप ध्यान से, है ना? कुछ दो चार, अच्छा एक तो देख, सबसे बढ़िया बात ये, लेव वाइगोत्स्की भला आदमी था, इसने कोई अवस्था नहीं दी अपने सिद्धांत में। अच्छा आदमी था कि 2 दीक 5 दीक 8 दीक कोई लेना देना नहीं है इसे। 2-4 बातें बताता है, और वो बातें थोड़ी सी होती है मुश्किल, लेकिन यदि उनको समझा जाए तो सबसे आसान सिद्धांत है, समझने वाली बात है। क्या क्या बताता है, देखो मैं बताऊं। ये क्या कहता है, मैं ये कहता है कि ये वातावरण है, ये क्या है, पूरा वातावरण नहीं है। अब ध्यान रखना है, ये केवल सामाजिक वातावरण है। हमने ये जो वातावरण है ना, ये इस वातावरण को जूम कर लिया है पूरे में। समझ गए ना मेरी बात को? इसका मतलब केवल कौन सा वातावरण है, सामाजिक वातावरण। अब ध्यान से देखना, ये जो सामाजिक वातावरण है ना, इसमें भी तो कई कारक है कि नहीं है नेक भाई? सामाजिक वातावरण में तो कई कारक है कि नहीं है? ये सीधा सीधा मैं ये कहूंगा कि कौन सा वातावरण है, सामाजिक वातावरण है। मुझे बताओ, इसमें सांस्कृतिक कारक भी है कि नहीं है? सांस्कृतिक कारक भी है। इसमें भाषाई कारक भी है कि नहीं है? इसमें सांस्कृतिक कारकों के साथ में कौन से कारक है, भाषा के कारक भी है। अच्छा, इसमें विचार भी एक नहीं है, विचार भी एक नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, इसमें अंतःक्रिया भी एक नहीं है? भाई अंतःक्रिया भी तो हो रही है ना, इंटरेक्शन भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, इसके अलावा मुझे एक बात बताओ, इसमें शिक्षण भी हो रहा है। अंतःक्रिया का मतलब शिक्षण है, क्या हो रहा है? लेकिन शिक्षण वो टीचिंग वाला, पढ़ाने वाला नहीं है, पारस्परिक शिक्षण है। पारस्परिक मतलब बालक दूसरे बालक के साथ बात करते हुए सीख रहा है, इसको पारस्परिक शिक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारस्परिक शिक्षण बोलते हैं। अच्छा, ये संस्कृति, भाषा, विचार, अंतःक्रिया, पारस्परिक शिक्षण, ये सारी की सारी चीजें प्रभावित कर रही है। इसके अलावा कुछ चीजें और दी है इसने कुछ बातें और बताई। इसने जैसे ये बताया कि एक ZPD क्या होता है, एक इसने बताया कि MKO क्या होता है, एक इसने बताया कि इसके फोल्डिंग क्या होता है, बताया था ना? अच्छा, इसके अलावा इसने बताया कि एक वास्तविक विकास क्या होता है, वास्तविक विकास का स्तर क्या होता है। एक इसने बताया था संभावित विकास का स्तर क्या होता है, संभावित विकास या वास्तविक विकास का लेवल क्या होता है। ये इतनी सी बातें की थी इसने। अपने को इन बातों पर चर्चा करनी है। ये पूरी वातावरण, उसके कौन से वातावरण में, सामाजिक वातावरण में। कौन से वातावरण में, सामाजिक वातावरण में। इन चीजों पे चर्चा करना शुरू करें हम लोग। चलिए इन चीजों पे हम लोग चर्चा करना शुरू करें। तो मैं आपको बताऊं, देखो ये कह रहा है कि मान लो ये बालक है, कौन है, ये बालक, ठीक है, ये बालक है। अब ये सामाजिक वातावरण के साथ क्या कर रहा है, अंतःक्रिया कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक बार के लिए नहीं कर रहा है बालक। मान लो एक बार के लिए नहीं कर रहा है, इसको किसी की भी जरूरत नहीं है, इसको किसी की भी जरूरत नहीं, अपने आप ही पढ़ रहा है, अपने आप ही पढ़ रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है वो अपने आप ही कर रहा है। यदि मान लो ये बालक अपने आप ही कार्य कर रहा है, तो हमने ये देखा कि इस बालक ने इतना कार्य अपने आप कर लिया।
हमने उसका एक लेवल बनाया कि इस बालक ने बिना किसी की सहायता से इतना कार्य कर लिया। बना लिया हमने एक लेवल, बिना किसी की सहायता से इसने इतना कार्य कर लिया। इसलिए इस विकास को, बताओ विकास ये एक नहीं है इसका, इसके द्वारा किया गया, इस विकास को हम लोग एक्चुअल डेवलपमेंट क्या बोलते हैं? एक्चुअल डेवलपमेंट। अच्छा सीधा सीधा पूरा ही लिखूं मैं तो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये वास्तविक विकास का स्तर है, वास्तविक विकास का स्तर है। देखना समझना, बहुत आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना सा सिद्धांत आ गया, वैसे इसमें कुछ था ही नहीं क्या, इसमें यही है। आपको ध्यान रखना है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है? जिसको बालक बिना किसी की सहायता के सीख जाए, ऐसे कार्य उसके जीवन में जिसको बिना किसी की सहायता के सीख जाए, वो क्या कहलाएगा? वास्तविक विकास का स्तर कहलाएगा। जैसे मान लो बालक खाना खाने बैठा है और वो खाना उसमें से वो ढंग से तोड़ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है उस रोटी को पूरी को उठा के एक साथ ही खा रहा है। इधर से वो घी लग गया, इधर से राबड़ी लग गई, लेकिन कुछ तो काम किया है ना उसने, कुछ तो सीखा है कि नहीं सीखा है? आप मुझे एक बात बताइए, वो बालक का वास्तविक विकास इस तरह एक नहीं है? एक बालक गणित का सवाल मिलाने बैठ रहा है, किसी की भी सहायता नहीं, अकेला ही मिलाने बैठ रहा है, तो उसने सरल ब्याज के सवाल मिला लिए, उसमें से 10 सवाल बचे हैं, उसके 100 सवाल में से 90 सवाल मिला लिए। इसका मतलब है कि वो 90 सवाल उसका वास्तविक विकास इस तरह एक नहीं है, जिसको उसने बिना किसी की सहायता से कर लिया कि नहीं कर लिया। ठीक है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं उसके जीवन में जिन कार्यों में उसको थोड़ी सी दूसरे के सहारे की जरूरत रहती है। कुछ कार्य उसके जीवन में ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी किसकी जरूरत रहती है? सहारे की। यदि थोड़ा सा सहारा लगा दिया आपने तो वो बालक थोड़ा सा अपने विकास स्तर को बढ़ा लेगा कि नहीं बढ़ा लेगा? अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसके बाहर ये जो है ना, मैं ये कह सकता हूं ये जो है ना, ये है संभावित विकास स्तर। क्या है? संभावित विकास स्तर। अच्छा संभावित विकास स्तर क्या होता है? इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यही बोलेंगे, संभावना, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। मुझे एक बात बताइए, क्या बालक बिना किसी की सहायता के, क्या बालक बिना किसी की सहायता के इस लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट में पहुंच सकता है क्या? पहुंच सकता है कि देखो ये बालक कौन से में यहां है ना, लेकिन बीच में एक लेवल पड़ा है ना इसके पूरा का पूरा, भाई बीच में एक स्तर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? यदि वो इस स्तर को लांग कर इस स्तर में आना चाहे तो बालक को दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ेगी, और यदि दूसरे ने थोड़ा सा सहारा लगा दिया तो बालक इस लेवल को लांघता हुआ किस में आ जाएगा? संभावित विकास स्तर में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये होगा उसका लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब मान लो उस व्यक्ति ने सहारा लगाया और उस व्यक्ति ने थोड़ा सा, कोई दूसरा व्यक्ति था, उसने नजदीक बैठ के उसको उस रोटी को तोड़ तोड़ के उसको सिखा दिया कि बेटा देख इस तरीके से खाना होता है। सिखाया ना? बताओ इस स्तर में उसकी राफा नहीं भरेगी ना? नहीं भरेगी उसकी। इसका मतलब उसने विकास किया कि नहीं किया? लेकिन यदि वो व्यक्ति नहीं होता उसको सिखाने वाला, तो क्या वो सीख पाता? क्या नहीं सीख पाता। अच्छा उसने 100 सवाल में से 90 सवाल हल कर लिए थे, अब उसके पास कोई टीचर पहुंचा या कोई भी व्यक्ति पहुंचा, उसने उसको बता दिया वो 10 सवाल कैसे हल करने। यदि वो थोड़ा सा उसको सहारा नहीं देता तो क्या वो 10 सवाल हल कर लेता? क्या नहीं कर पाता ना। इसका मतलब है कि संभावित विकास स्तर तक पहुंचने के लिए उसे सहारे की जरूरत पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? ये जो व्यक्ति का संभावित विकास स्तर और वास्तविक विकास स्तर के बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी एक नहीं है। संभावित विकास स्तर और वास्तविक विकास स्तर के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या कहलाएगा?
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यही होता है। अब देखो सवाल यही पूछा जाता है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र को एक तो हम बोल सकते हैं कि संभावित विकास स्तर और वास्तविक विकास स्तर के बीच की दूरी क्या कहलाती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाती है, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। अरे समझ में आ रहा है क्या, या ध्यान ही नहीं दे रहे हो, जैसे नींद आ रही है बोले तू करता रहे बकवास, हम देख रहे हैं कितनी देर करे। फिर दूसरी भाषा में मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि वह क्षेत्र या वह दूरी जिसको बालक किसी दूसरे के सहारे से पार कर लेता है, वही तो जेडपीडी एक नहीं है। वह क्षेत्र या वह दूरी जिसको बालक किसी दूसरे के सहारे से पार कर लेता है, स्वयं नहीं कर सकता है, स्वयं के योग्यताओं से, स्वयं की क्वालिटी से नहीं कर सकता है, दूसरे की अंतः क्रियाओं से इनको पार कर लेता है, वो क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। फिर मैंने आपको एक शब्द लिख के दिया था, इसके फोल्डिंग। क्या शब्द लिख के दिया था, इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मचान। क्या बोलते हैं, मचान, या इसको बोलते हैं पाड़ या ढांचा, कुछ भी बोल दो, इंग्लिश में एक शब्द याद रखना है, इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग क्या होता है, इसके फोल्डिंग होता है कि बालक को वास्तविक विकास स्तर से संभावित विकास स्तर तक पहुंचाने के लिए, बालक को वास्तविक विकास स्तर से संभावित विकास स्तर तक पहुंचाने के लिए, इसको दूसरी भाषा में कह सकता हूं, बालक को जेडपीडी पार करवाने के लिए, ये की बात है ना, बालक को जेडपीडी पार करवाने के लिए आप जिस तकनीक का सहारा लेते हो, जिस विधि का सहारा लेते हो, जिस टेक्निक का, जिस अप्रोच का सहारा लेते हो, वो अप्रोच, वो तकनीक, वो विधि क्या कहलाती है, इसके फोल्डिंग कहलाती है। अब तकनीक कौन सी हुई, तो आपने देखो उसको तकनीक सहारा ले सकते हो, निर्देशन, परामर्श, शिक्षण ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ज्ञान देना, निर्देशन, परामर्श, शिक्षण, उसको बताना, लिख कर बताना, कोई भी सहारा ले सकते हैं ना। भाई बालक को आपको सिखाना है, कुल मिला के बालक को बताना है, तो कैसे बताओगे आप लोग, निर्देशन और परामर्श द्वारा बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, सीधा बता सकते हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा, इसके फोल्डिंग कहलाएगा। बात समझ रहे हो। एक होता है, अब की बार मुझे लगता है पीछे वालों की समझ में आई ये बात हाँ, काफी टाइम से मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यार पीछे वालों को बात समझ में आई है। हाँ। आगे वालों को तो देखो समझ में आए कि नहीं है, इनको तो कहना पड़ता है यस सर, पीछे वाले उस मामले में स्वतंत्र होते हैं। हाँ, एक शब्द आपने काम में लिया था, हमने कौन सा, एमकेओ। क्या काम में लिया था, एमकेओ। एमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। अरे ज्यादा उलझना नहीं है, इसका मतलब होता है अन्य से अधिक ज्ञानी, अन्य से अधिक ज्ञानी, एमकेओ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एमकेओ होता है कौन, बालक को वास्तविक विकास स्तर से संभावित विकास स्तर तक पहुंचाने के लिए जो तकनीक काम में ली जाती है उसको तो बोल रहे थे इसके फोल्डिंग, और उसको पहुंचाने के लिए जो व्यक्ति होता है ना, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एमकेओ। मुझे एक बात बताओ, तभी तो वो सहारा दे पाएगा ना जब उस बालक से ज्यादा ज्ञानी होगा। यदि वो भी उस बालक से कम ज्ञानी है, उसको सरल ब्याज भी पूरा नहीं आ रहा है, तो क्या उस बालक को वो चक्रवर्ती ब्याज सिखा देगा क्या। इसका मतलब इस समाज में कोई भी वह व्यक्ति जो उस बालक से ज्यादा जानता है, केवल उस मामले में, बाकी जाने कि नहीं जाने उससे मतलब नहीं है, केवल उस मामले में जिस मामले में बालक सीखना चाह रहा है उससे यदि थोड़ा सा ही अधिक जान रहा है ना, तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा, एमकेओ। अब एमकेओ कौन हो सकता है, शिक्षक, माता पिता, भाई बहन, समाज का कोई व्यक्ति, चलता फिरता कोई भी राहगीर, कोई भी हो सकता है ना, जो उसको थोड़ा सा बता दे वो क्या हो जाएगा, एमकेओ। जैसे वो एक बालक है, उस बालक को कॉम्प्लेक्स से 5वीं रोड जाना है, वो आधी दूर पहुंच गया, उसके बाद आगे रास्ता नहीं जानता है। रास्ता जब जहां तक वो बिना किसी के सहारे पहुंच गया वो तो है उसके लिए
वास्तविक विकास स्तर। और वहां पर उसने जाके किसी से पूछा कि 5वीं रोड का रास्ता कौन सा है, उसने रास्ता बता दिया। वो व्यक्ति क्या है? एम के ओ। व्यक्ति क्या है? एम के ओ। और जब वो वहां 5वीं रोड तक पहुंच गया तब उसका कौन सा स्तर पूरा हो गया? संभावित विकास का स्तर तक पहुंच गया। इसका मतलब उसने जेडपीडी को पार कर लिया कि नहीं कर लिया? और उसके लिए स्केप फोल्डिंग तकनीक क्या काम में ली गई थी? उसको बोलकर इशारा करके बताया गया था, ये उसकी टेक्निक थी कि उस तरफ है, ये उसकी टेक्निक थी, और वो व्यक्ति बन गया था एम क्यू। बस इतनी सी तो बात है ना, यही 2-4 बातें कही है उसमें। अब हमें हमेशा यही पूछा जाता है जेडपीडी क्या होता है, स्केप फोल्डिंग क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। हम आराम से क्लियर कर लेंगे। समझ पा रहे हो क्या? जैसे मान लो एक बालक है, ठीक है, एक बालक है, उस बालक को इस लेक्चर स्टैंड पर चढ़ना है, ठीक है। वो बालक इधर से आता है और आके कोशिश करता है, इसको यहां से लटक लटक के यहां आधी दूर चढ़ पाता है। वो आधी दूर, वो क्या होता है? वास्तविक विकास स्तर हो गया। अब मुझे बताइए, यहां तक वास्तविक विकास स्तर है तो यहां उसका क्या है? ये जेडपीडी है। ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो गया कि नहीं हो गया? भाई संभावित विकास का स्तर तो ऊपर रह गया ना। अब वो जेडपीडी है। अब मुझे एक बात बताइए, वो आपको कहेगा कि भैया दीदी, कहेगा थोड़ा सा सहारा दो ना, थोड़ा सा सहारा दो ना। आप कहते हैं बोल बेटा क्या करना है? बोले आप थोड़ा सा सहारा दो। तो बोले मुझे इस पर चढ़ना है। तो आप आएंगे, उस बालक को पकड़ेंगे, उठा के इस पर डाल देंगे। डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अब वो संभावित विकास स्तर तक पहुंच गया। अब इसमें स्केप फोल्डिंग क्या है? स्केप फोल्डिंग उठाकर रखना, ये स्केप फोल्डिंग है कि नहीं है? एम के ओ कौन है? एम के ओ कौन है? अरे आप एक नहीं है जिन्होंने उसको उठाकर रखा है। अच्छा यदि मान लीजिए आप ऐसे नहीं करते, आपने कहा कि ले चल मैं एक काम करता हूं, तेरे ये लगाता हूं हाथ, अब तू इस पर पांव रख। वो बालक पांव रख रहा है, फिर दूसरा वाला यहां लगाते हैं, फिर तीसरे वाला यहां लगाते हैं। तो मुझे बताइए इसकी फोल्डिंग तो बदला कि नहीं बदला? तरीका बदला है कि नहीं बदला है? टेक्निक बदली है कि नहीं बदली है? अब फिर दूसरा बात, मान लीजिए आप है ही नहीं, वो जो बालक इस पर चढ़ना चाह रहे हैं उसे एक छोटा बालक उसके साथ है, और उस बालक को उसने कहा कि यार तू इधर यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। वो उसके कंधे पर पांव रखता है और कहां चढ़ जाता है? इसके ऊपर चढ़ता है। मुझे बताओ उसके लिए इसके फोल्डिंग का तरीका भी बदला, एमकेओ भी बदला है कि नहीं बदला है? एमकेओ भी बदला। इसका मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि छोटा बालक बड़े बालक के लिए एमकेओ नहीं हो सकता है जो उसे किसी भी तरीके से सहारा दे सके। समझ पा रहे हैं? यदि आपको पेड़ पर चढ़ना है ना, पेड़ पर, तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लटक रहे हैं, वो छोटा है ना, छोटा जानते हो, छोटा, उनमें छुल रहे हैं, मतलब स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल हो रही है, लेकिन ऊपर पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां तक चढ़ रहे हैं ना वो आपका वास्तविक विकास स्तर है। ठीक है। उसके बाद आपने किसी व्यक्ति को कहा कि यार थोड़ा 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 कोशिश कर यार, फिर वो आपके सहारा देता है, यूं आपको ऊपर फेंक देता है। बताओ इसके फोल्डिंग मिली कि नहीं मिली? अच्छा एम के हुआ कि नहीं हुआ? यदि आप उस जगह सीडी का प्रयोग करते हो तो सीडी इसके फोल्डिंग हो गई कि नहीं हो गई? सीडी ने किसका काम किया आपके लिए? इसके फोल्डिंग का काम किया। बात क्लियर है क्या? लिखो तो, बस क्लियर, इतनी सी बात थी इसमें तो कोई बड़ा बात ही नहीं थी इसमें, है नहीं? अरे वो तो मैंने उदाहरण के लिए समझाया है, मतलब बालक को पढ़ाना है, सिखाना है, ज्ञान का निर्माण करना है। सीडी ज्ञान का निर्माण नहीं करा सकती है, ये तो उदाहरण है एक। सीडी कभी ज्ञान का निर्माण नहीं कराएगी। अब आप उसमें एमकेओ ढूंढने लग जाओगे, नहीं मिलेगा। एमकेओ वो है जो सीडी को लेकर आया, सीडी को जिसने बनाया है वो है एमकेओ। मिल गया ना? लिखो तो, अब लिखो, हैं थोड़ा क्या? देखो भैंस को तार पर बिठाने के लिए थोड़ा ज्यादा की नहीं है, जो व्यवस्था होती है ना वैसी व्यवस्था करनी पड़ती है। यही कह रहे हैं क्या? अरे ये मोटिवेशन तो वहीं से आ रहा है ना, इनको तो बदनाम किया जा रहा है। हाँ हाँ, एमके वाला काम किसका है?
चलो लिखो, आप लिखो। सबसे पहले तो लिखो वास्तविक विकास स्तर। वास्तविक विकास स्तर, कुछ नहीं लिखना, हेडिंग लगाई हुई है सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, हेडिंग लगाई हुई है ना। एक बिंदु लिखना है वास्तविक विकास स्तर। हाँ, बाद में बना लेना, एक बार लिख लो, एक बार लिख लो, लास्ट में बना लेना। लिखो वास्तविक विकास स्तर। इसमें कोष्टक में लिखो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। इसमें लिखो, क्या लिखोगे, किस में लिखना है अपने को, वास्तविक विकास स्तर। लिखो वह कार्य, वह कार्य जिसको बालक, जिसको बालक, वह कार्य जिसको बालक बिना किसी की, वह कार्य जिसको बालक बिना किसी की सहायता के सीख लेता है, बिना किसी की सहायता के सीख लेता है। देखो वहां पर है ना, इसकी भाषा थोड़ी कलिष्ट आएगी, आपको समझना पड़ेगा, ये इतनी इजी भाषा नहीं दी जाएगी, वहां थोड़ी भाषा थोड़ी सी कठिन आएगी, समझना पड़ेगा कहना क्या चाह रहा है वो, नहीं तो इंग्लिश पढ़ लेना। वह कार्य जिसको बालक बिना किसी की सहायता के सीख लेता है, उसका वास्तविक विकास कहलाता है, उसका वास्तविक विकास स्तर कहलाता है। सीख लेता है, उसका वास्तविक विकास स्तर कहलाता है। फिर लिखो संभावित विकास स्तर। संभावित विकास स्तर, संभावित विकास स्तर। संभावित विकास स्तर, इसमें लिखो लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। पोटेंशियल मेरे पीछे लिखा हुआ है, घूम जाऊं, हैं, ये लो, ये लो, हैं, दिख गया ना। लिखो तो LEVEL OF, स्पेस देके लिखना POTENTIAL। पड़ोसी से सीख लिख लो, लिख ले, पोटेंशियल डेवलपमेंट है, और ऐसे हिंदी में लिख लो पोटेंशियल डेवलपमेंट। लिखो, लिखो, लिखो वे कार्य, वे कार्य, वे कार्य जिनको, वे कार्य जिनको, वे कार्य जिनको बालक
किसी अन्य की सहायता से सीखता है। जिनको बालक किसी अन्य की सहायता से सीखता है। किसी अन्य की सहायता से सीखता है। बस है, है? बाल व्यक्ति, वो तो एम के वही तो है। तो और क्या है फिर? मैं तो यही तो कहता हूं ना। अब की देखो हमने यही तो समझा है ना। वो कोई भी व्यक्ति जो उसको सहारा देता है वो एम के है। कोई भी व्यक्ति है ना। हाँ, बस इसको हो गया पूरा। अगला लिखो, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कोष्टक में लिखोगे ZPD। ZPD और इंग्लिश में बोलते हैं इसको जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। हो गया? लिखो, वास्तविक विकास स्तर। वास्तविक विकास स्तर। वास्तविक विकास स्तर। बेटा कभी नीचे नहीं आएगी फिर, मैंने सही बिठा दिया तो। वास्तविक विकास स्तर। अरे कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। मैं आजकल क्या है कि सांसें पहचानता हूं। हैं? अब यार वो क्या बोल गया? अरे तू 12वीं पास कर ली क्या? तेरे को कह रहा हूं भाई, तेरे से पीछे। हाँ हाँ, ये 12वीं पास कर ली है? कब डीएलएड कर रहा है? बीएड? डीएलएड सेकेंड ईयर। अरे यार अभी छोटा सा बच्चा यहाँ आ गया, तो बता यार। ये समझ में तो आ रहा है क्या? ये चीजें समझ में आ रही है क्या? ये स्कूल वाली याद आ रही है अभी? अरे क्या नाम है? अशोक। जल्दी पढ़ने लगे रे यार तुम। लिखो, है? मुझे लग रहा है प्री फाउंडेशन चल रहा है ना? लिखो लिखो लिखो, वास्तविक विकास स्तर एवं संभावित विकास स्तर के बीच की दूरी। वास्तविक विकास स्तर एवं वास्तविक विकास स्तर एवं संभावित विकास स्तर के बीच की दूरी। बीच की दूरी। फुल स्टॉप लगा लो बस। बीच की दूरी क्या कहलाएगी? ZPD। फिर इसके बाद लिखो अगला, इसके फोल्डिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं मचान, पाड़ या ढांचा। मचान, मचान। ये मचान शब्द कहां से आया आपको पता है? राजस्थान में कुछ ऐसी जनजातियां भी है जिन्होंने जंगलों में, जो जंगलों में निवास करती है और आपको पता है मचान पर रहती है वो। मतलब उसके, अरे मतलब ये पेड़ों पर झोंपड़ियां बनाना, ये मचान है। कई बार हम कोशिश करते हैं ना, खेत में जाते हैं तो भाई कोई सांप वहां पर नहीं खा जाए, ऊपर खेत में बना लेते हैं खूंटे लगाकर, ऊपर उसके चार पाई टांग लेते हैं। क्या?
हाँ उसमें डी मिसिंग है, SCAFFOLDING, इसके फोल्डिंग पूरा है। इसके फोल्डिंग एल के बाद डी और है, डमरू वाला है। लिखो, इसके फोल्डिंग में लिखो, लिखो एक बालक को, एक बालक को, एक बालक को वास्तविक विकास स्तर से, एक बालक को वास्तविक विकास स्तर से संभावित विकास स्तर तक एक बालक को वास्तविक विकास स्तर से संभावित विकास स्तर तक पहुंचाने के लिए अर्थात समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार करवाने के लिए, अर्थात समीपस्थ विकास के क्षेत्र, कोष्टक में ZPD लिखना है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र ZPD कोष्टक में को पार करवाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिस तकनीक ओब्लिक तरीका ओब्लिक युक्ति, टेक्निक ओब्लिक युक्ति का सहारा लिया जाता है, का सहारा लिया जाता है, तकनीक तरीका युक्ति का सहारा लिया जाता है, उसे इसके फोल्डिंग कहते हैं, उसे इसके फोल्डिंग कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इसके फोल्डिंग कहते हैं। इसके लिए कंटिन्यू लिखना है ना, इसके लिए, हाँ और लिखना है इसमें, इसके लिए निर्देशन, निर्देशन, परामर्श, पारस्परिक शिक्षण, परामर्श, पारस्परिक शिक्षण, आदि को अपनाया जाता है, आदि को अपनाया जाता है, आदि को अपनाया जाता है। आदि को अपनाया जाता है। एक और लिखो नीचे, MKO, MKO अन्य से अधिक ज्ञानी, MKO अन्य से अधिक ज्ञानी, अन्य से अधिक ज्ञानी, मोर नॉलेजेबल अदर, अन्य से अधिक ज्ञानी। लिखो,
वह व्यक्ति वह व्यक्ति जो बालक को जो बालक को जो बालक को इसके फोल्डिंग देता है, सीधा सीधा हो जाएगा ना। वह व्यक्ति जो बालक को इसके फोल्डिंग देता है, अर्थात लिखना पड़ेगा पूरा, अर्थात संभावित विकास स्तर तक पहुंचने के लिए, अर्थात संभावित विकास स्तर तक पहुंचने के लिए विकास तक पहुंचने के लिए सहारा देता है, सहारा देता है। ठीक है। अब 1 मिनट रुको, है ना, अभी नहीं बनाना इसको। एक थोड़ी सी और बात बताऊं मैं आपको। आपको पता है कि इसने कौन कौन से कारक माने हैं? सामाजिक माने, दूसरा कौन सा माना है? सांस्कृतिक, और तीसरा कौन सा माना है? भाषाई कारक। ठीक है। अच्छा, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई कारक भी माने। इस भाषा को भी इसने महत्वपूर्ण माना है कि बालक के सीखने में भाषा भी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है, ये मानता है। कैसे? जैसे देखिए, सुनिए, ये इनर स्पीच की भी बात करेगा, आउटर स्पीच की भी बात करेगा। ये कहता है कि ये जो भाषा होती है ना, ये भाषा एक तो है भाषा और एक है चिंतन। एक तो है लैंग्वेज और एक है चिंतन। यह कहता है कि प्रारंभ में बालक में भाषा और चिंतन दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? मैंने अलग अलग बताया ना। प्रारंभ में बालक में भाषा और चिंतन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे ये भाषा चिंतन का रूप ले लेती है। ये भाषा किसका रूप ले लेती है? चिंतन का रूप। इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। जैसे आपको समझ नहीं आया ना, जैसे बालक शुरुआत में भाषा सीखता है ना, मान लो 1.5 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, जब बालक भाषा को सीख रहा होगा तब आपने देखा होगा, ये कह रहा है कि बालक क्या करता है कि जब भी खेल रहा होता है, अकेला होता है, कुछ भी कर रहा होता है, तो जो बातें वो दिमाग में सोच रहा है ना, उसको भाषा के रूप में बोल रहा है। बोल बोलकर सीख रहा है, बोल बोलकर खेल रहा है। वो बालक कभी भी चुप नहीं बैठेगा। यदि अकेला बालक कहीं खेल रहा है ना, आपके दिमाग में यह है कि यार मैं इस बेड पर सो जाऊं, थोड़ी रेस्ट कर लूं और बच्चे को मैं यह बिठा दूं, खिलौने दे दूं, और बच्चा चुपचाप खेलता रहेगा। कतई नहीं खेलेगा बच्चा चुपचाप, वो बच्चा बोलता रहेगा, कुछ ना कुछ बोले वो, मतलब बोल। ये मान लीजिए यदि आपने उस बच्चे को धीरे से गौर किया हो तो वो बच्चा जो भी क्रियाएं कर रहा है ना, कार्य कर रहा है, उन कार्यों को कंट्रोल भी उसकी वो भाषा ही कर रही है। अब मैं एक काम करता हूं, इसको इधर ले लेता हूं, अब मैं इसको यहीं रोक देता हूं, इस गाड़ी को तो मैं यहीं रोकता हूं, अब लाता हूं मैं दूसरी गाड़ी, और दूसरी गाड़ी लाके, दूसरी गाड़ी इस रास्ते से आ रही है, ये आ गई, ये यहाँ आ गई, थोड़ी सी यहाँ आई है, इसको भी मैं इसके बराबर में पार्किंग में लगा देता हूँ। ये मैंने पार्किंग में लगा दी। लो भाई साहब, लो भाई साहब, एक काम करो ना, एक ये पार्किंग वाली रसीद काटो आप ये पार्किंग वाली रसीद काट ली। अब ये मैंने पार्किंग की रसीद जेब में रख ली। अब मैं चलता हूँ सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल जाता हूँ मैं, फिर देखता हूँ पुष्पा 2। बालक बोल रहे हैं। कभी भी आप देखना, बालक शांति से नहीं बैठेगा, बालक बोलेगा। यह कह रहा है कि यह बोलना जो है ना, यह बालक को क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बालक की क्रियाओं को नियंत्रित वही कर रहा है, उसके कारण ही वो बालक क्रिया कर रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे जब वो बालक 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक जाएगा ना, जाते जाते उस बालक में ये जो भाषा थी ना, इस भाषा ने बोल तो रहा है, लेकिन ये भाषा आपको सुनाई नहीं देगी, केवल उसके मस्तिष्क में चलेगी। कहां चलेगी? मस्तिष्क में। इसका मतलब उस भाषा ने ही किसका रूप ले लिया है? चिंतन का। भाषा ने ही किसका रूप लिया है? चिंतन का।
ध्यान से देखना, भाषा ही क्या बन रही है, चिंतन। लेकिन फिर इसको कहा कि यार वाइगोत्स्की, इसका मतलब तो है कि यार चिंतन, जब पहले तो बालक में चिंतन होता ही नहीं है, चिंतन बिना बोलता कैसे? तो बोले होता है, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं होता है, होता है। पहले बालक चिंतन करता है तो चिंतन अलग होता है और भाषा अलग होती है, और कंट्रोल उसको भाषा करती है। लेकिन जब धीरे धीरे उसमें मिल जाता है तो चिंतन और भाषा दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। और इसे बोलते हैं इनर स्पीच। क्या बोलते हैं? इंटरनल स्पीच, आंतरिक संभाषण। क्या होता है? आंतरिक संभाषण। भाई ये है कि आंतरिक संभाषण है, ये मस्तिष्क का संभाषण है जिसको बाहर लाके दिखाया गया है आपको। तो इंटर स्पीच जो है ना, जो आंतरिक संभाषण है, ये बालक की क्रियाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इसका मतलब सीधा सीधा मैं इस औकात पे आऊं ना कि बालक के संज्ञान के निर्माण में आंतरिक संभाषण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सीधी सीधी बात तो यह है ना, बालक के ज्ञान निर्माण करने में आंतरिक संभाषण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही तो बात है। अच्छा, आगे चलकर वो दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, भाषा और चिंतन क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। अच्छा, फिर ये लिखता है, ये लिखता है कि जो बालक खेलते समय जितना ज्यादा बोलता है, उस बालक का व्यक्तित्व उतना ज्यादा डेवलप होता है, और वो बालक उतना ज्यादा आगे चलकर वाक पटुता में तेज होता है। वो बालक उतना चलकर एक अच्छा मुख्य वक्ता बनता है। जिसने बचपन में जितना ज्यादा बोला होगा ना, वो बालक उतना ज्यादा अच्छा क्या होता है, वक्ता होता है। और जो बालक चुपचाप खेलता है ना, इसका मतलब है भविष्य में उसके बोलने की संभावनाएं कम है। भविष्य में वो डफा टाइप का रह सकता है। किस टाइप का रह सकता है? क्योंकि उसके चिंतन का विकास ढंग से नहीं होगा। चिंतन का विकास किससे हो रहा है? भाषा से। ये कौन कह रहा है? लेव वाइगोत्स्की कह रहे हैं। लिखो, लिखो, भाषाई कारक। भाषाई कारक, भाषाई कारक लिखो। इसमें लिखो, सांस्कृतिक कारकों में, सांस्कृतिक कारकों में, कारकों रहने देना, कारकों को काटना वापस। सांस्कृतिक वातावरण में, सांस्कृतिक वातावरण में भाषाई कारक, सांस्कृतिक वातावरण में भाषाई कारक बालक के संज्ञान को, बालक के संज्ञान को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। लिखो, वाइगोत्स्की के अनुसार, भाषाई कारकों में अगली लाइन लिखनी है। वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में प्रारंभ में, बालक में प्रारंभ में भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं। भाषा और चिंतन स्वतंत्र होते हैं। भाषा और चिंतन स्वतंत्र होते हैं तथा भाषा बालक की क्रियाओं को नियंत्रित करती है, तथा भाषा बालक की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। लेकिन आगे चलकर, लेकिन आगे चलकर ये दोनों एक हो जाते हैं। ये दोनों एक हो जाते हैं। ये दोनों एक हो जाते हैं, अर्थात ये भाषा ही चिंतन का रूप ले लेती है।
अर्थात ये भाषा ही चिंतन का रूप ले लेती है। इसे आंतरिक संभाषण, इसे आंतरिक संभाषण, इनर स्पीच या इंटरनल स्पीच, इसे आंतरिक संभाषण की संज्ञा दी जाती है, की संज्ञा दी जाती है, इनर स्पीच की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? इनर स्पीच की संज्ञा दी जाती है। हो गया? एक चीज और लिखो, जैसे भाषाई कारक लिखे ना वैसे और लिखो, पारस्परिक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण। रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। अच्छा देखो, ये इसके फोल्डिंग थोड़ा समझ में नहीं आया आपको, है? अच्छा देखो, इसके फोल्डिंग मैं थोड़ा सा एक बार और समझाता हूं ना, इसके फोल्डिंग क्या होता है। किसके फोल्डिंग समझ में नहीं है? हाँ हाँ, आ गया समझ में? तो फिर इस पर सुरजीत का नाम लिख के कैसे भेजा? सुरजीत ने तो नहीं भेजा, किसी और ने ही भेजा है फिर। अच्छा, इसका मतलब इसके साथ गलत भी किया जा रहा है। इसके फोल्डिंग मतलब होता है तरीका, मतलब जैसे मान लो एक व्यक्ति, एक बालक है ना, वो एक खड्डे में गिर गया, होद था ना, उस होद में गिर गया, ठीक है। अब उस होद में से वो निकलने का प्रयास कर रहा है और वो आधी दूर तो पहुंच पा रहा है लेकिन वापस गिर जा रहा है। अब एक व्यक्ति दूसरा आएगा, दूसरा व्यक्ति एक रस्सी लेगा, क्या लेगा? उस रस्सी के एक टोकरी लटकाएगा और उसको उस होद में उतारेगा, टोकरी को। फिर उस टोकरी में वो बैठ जाएगा बालक और फिर उसको ऊपर खींच लेगा। वो व्यक्ति तो एमकेओ है, लेकिन वो जो पद्धति काम में ली गई है ना, टोकरी द्वारा बाहर लाना, वो इसके फोल्डिंग है। वो जो पद्धति है ना, वो पद्धति इसके फोल्डिंग है। पारस्परिक शिक्षण। अच्छा, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये कह रहा है कि बालक जब वास्तविक विकास स्तर से संभावित विकास स्तर तक जा रहा होता है, उस समय एक एमकेओ उसको सहायता करने में लगा होता है, लगा होता है ना। अब वो एमकेओ हो सकता है टीचर हो सकता है उसके माता पिता हो सकता है उसका साथी संगी हो, उसका भाई बहन हो, कोई भी समाज का अन्य व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता है ना वो एमकेओ। जब उसको वो एमकेओ उसको सहारा देने में लगा होता है ना, उस समय उस बालक और उस एमकेओ के मध्य जो परामर्श और निर्देशन दिया जाता है ना, लिया जाता है, उस समय जो संवाद स्थापित होता है ना, उस संवाद को बोलते हैं पारस्परिक शिक्षण। क्या बोलते हैं? इसका मतलब बालक उस पारस्परिक शिक्षण द्वारा ही तो संभावित विकास स्तर तक पहुंचता है ना, उसको पारस्परिक शिक्षण बोलते हैं। और ये कह रहे हैं ये, और निश्चित सी बात है कि यदि आपको समाज के साथ अंतःक्रिया करनी है, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया करनी है, तो आपको पारस्परिक शिक्षण की जरूरत पड़ेगी। ये अपना औपचारिक शिक्षण नहीं है, फॉर्मल टीचिंग नहीं कि क्लास में ले जाकर बिठाकर टीचिंग करवा दी है। ये भी एक प्रकार की क्या है? टीचिंग है। और इस टीचिंग को नाम दिया जाता है पारस्परिक शिक्षण। भाई यदि वातावरण की अन्य वस्तुओं से वो अंतःक्रिया करता हुआ सीखता तो उसे शिक्षण अनिवार्य नहीं था, क्योंकि वो फिर कुर्सी को हिलाकर सीख रहा है, इस टेबल को देखकर सीख रहा है, किसी कोई वस्तु पड़ी है उस वस्तु को पकड़कर सीख रहा है, तो इसका मतलब उसमें तो शिक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि समाज से सीख रहा है तो निश्चित रूप से किसकी जरूरत है? उसे दूसरे व्यक्ति से संवाद की जरूरत है, और उस संवाद को ही क्या बोला जाता है?
पारस्परिक शिक्षण बोला जाता है। ध्यान रह जाएगा। लिखो लिखो, बालक द्वारा एमकेओ के साथ, बालक द्वारा एमकेओ कोष्टक में लिखना, जैसे बालक द्वारा एमकेओ के साथ, एमकेओ समझ गए ना, जैसे कोष्टक में लिखना है, जैसे शिक्षक, माता पिता, मित्र, भाई बहन, अन्य, भाई बहन अन्य, कोष्टक बंद कर लो। बालक द्वारा एमकेओ के साथ बालक द्वारा एमकेओ के साथ संबंध स्थापित करना, के साथ सॉरी संवाद स्थापित करना। क्या क्या बोल रहे हैं? हैं? अरे मुझे कुछ कहा जा रहा है क्या? अपने आप ही कोई लड़ाई झगड़ा हो गया? नहीं, मुझे क्या है, लड़ाई झगड़ा देखने में मजा आता है। मैं चाहूंगी हो आपके बीच में। हैं? चलो चलो कोई नहीं, अब आपने कह दिया तो मैं मान लिया। नहीं बाकी तो देखने में मजा आता है, लेकिन आप थोड़ा ही करके रुक जाते हो, पूरा नहीं करते हो। वो ढुसम ढुसान वो सब होना चाहिए। हाँ लिखो, संवाद स्थापित करना पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। संवाद स्थापित करना पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। संवाद स्थापित करना पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। संवाद स्थापित करना क्या कहलाता है भाई? पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। हो गया क्या? हो गया वाइगोत्स्की। वो बनाना है, वो बना लो। थोड़ा आप थोड़ा डोल इसका सही बना लेना ना। हाँ है? अरे वो तो कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं, ये कुछ नहीं बनाना है। ये तो इन सब चीजों की चर्चा कर ली हमने। बताओ, जेडबीडी जानते हो ना, एमकेओ जानते हो, स्कैफोल्डिंग, वास्तविक विकास स्तर, संभावित विकास स्तर, सामाजिक सांस्कृतिक भाषाई कारक, विचार, वो विचार तो वही हो गया आइडिया जो उसको आ रहे हैं भाषा में, फिर पारस्परिक शिक्षण या अंतःक्रिया, सारी चीजें क्लियर कर ली हमने। देखो बिना आवाज किए बनाना है। अब आप बालक नहीं रहे हो, 7 साल तक ये कहता है इनर स्पीच आ जाती है। 7 साल तक जो भाषा बाहर निकलती है ना, वो बालक फिर मस्तिष्क में सोचने लग जाता है। और आप 7 के 17 लेके और 27 के नजदीक जाने वाले हैं। हैं? 18वां की? तो इतनी क्या जल्दी थी? हैं? नहीं बस इतना ही लिखना है। नहीं आज तो लिखवाऊंगा, इस सिद्धांत में इतना ही लिखना है। हैं? तैयारी कौन से युग में से? ये तैयारी
कौन सी देख, ये तो मैं ऐसे मजाक करता हूँ कि यार तुम जल्दी आगे एक ऐसे तैयारी उस युग में सही है जब आंतरिक अभिप्रेरणा हो, कोई सा भी हो बोले युग, जब जबरदस्ती थोपा नहीं गया हो ना आप पर, जब आप स्वतः मन से पढ़ना है यानी कि मुझे पढ़ना है, वो युग चाहे कोई सा भी हो बोले। और उम्र कोई मायने नहीं रखती है उसमें। 30 वर्ष की आयु बालक की पीक आयु होती है, व्यक्ति की पीक 30 वर्ष की आयु में उसके कॉन्सेप्ट समझने की सबसे पीक आयु होती है। उससे थोड़ा सा पहले भी थोड़ा कम समझ में आता है और उसके बाद में भी थोड़ा कम समझ में आता है। 30 ईयर पीक होती है कि उसको कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा समझ में आता है? 18 में कम आता है, 30 जितना नहीं समझ पाता है वो वाला, क्योंकि उसके पास उतने अनुभव नहीं होते हैं। सीखने के लिए अनुभव जरूरी है। लेकिन तुम लोग बहुत आगे निकल जाओगे रे, ये जो 12वीं कर करके आए हैं ना, बहुत आगे निकल जाएंगे लोग। अच्छा, आपको मैं उसमें बता रहा था ना, अरे सुने, स्कूल मैनेजमेंट में बता रहा था, मैंने कहा आप तैयारी करते रहना और हो सकता है वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी सीधी भर्ती थी क्या आपको? अच्छा, वाइस प्रिंसिपल के पद को समाप्त कर दिया है सरकार ने। सरकार ने उसको डाइंग कैडर घोषित कर दिया है। क्या कर दिया है? डाइंग कैडर। अब हो सकता है उसकी जगह, देखो नई शिक्षा नीति तो कहती है वाइस प्रिंसिपल के बारे में, तो हो सकता है उसकी जगह, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए उसको डाइंग कैडर घोषित किया कि नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करके ये कहें कि आधी भर्ती सीधी होगी, इसलिए भी हटाया जा सकता है। चांस ये भी बन सकता है, देखो ये तो केवल हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं। और या फिर ऐसा हो सकता है जैसे सेंटर में होता है वैसे प्रिंसिपल की डायरेक्ट भर्ती होने लग जाए। सेंटर में प्रिंसिपल की डायरेक्ट भर्ती होती है। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, सुनो ध्यान से। आपको पता है राजस्थान में अपने ग्रेड थर्ड शिक्षक की पे ग्रेड कितनी होती है? 3600, बताया था ना मैंने आपको। अच्छा, सेकंड ग्रेड की 4200, ग्रेड फर्स्ट की 4800, वाइस प्रिंसिपल की 5400 होती है। अच्छा, उसके बाद में कॉलेज लेक्चरर होता है ना, उसकी 6000। कितनी होती है? असिस्टेंट प्रोफेसर। चलो कॉलेज लेक्चरर तो अपने बीच में नहीं आया, उसको निकालिए, अपने बीच में है वो तो। साइड में एक तरफ वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद प्रिंसिपल की पे ग्रेड आपको पता है कितनी है अपने? 6600, 6600। कितनी है? 6600। और केंद्र होता है ना, केंद्र सरकार पीजीटी टीजीटी ये जो होता है ना, ये केवीएस एनवीएस, उन केवीएस एनवीएस स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है ना, जो डायरेक्ट प्रिंसिपल बनता है, उसकी पे ग्रेड होती है 7600, 7600। और उसके पास पावर्स होते हैं कि वो किसी भी टीचर को सस्पेंड कर सकता है। पावर होते हैं, अपने प्रिंसिपल के पास ये पावर नहीं है। नई शिक्षा नीति में कहा है कि इनको पावर दिए जाए, उनके पावर बढ़ाए जाए, पीओ के प्रिंसिपल के पावर बढ़ाए जाए। तो हो सकता है इसका ग्रेड पे भी बढ़े, हो सकता है इनके पावर्स भी बढ़े, इनकी शक्तियां भी बढ़े, और हो सकता है कि केंद्र की तरह सीधी भर्ती भी होने लग जाए। सीधी भर्ती में केंद्र में भी 10 साल का अनुभव मांगते हैं, तो अपने यहां भी हो जाएगा कि शिक्षक बनने के बाद 10 साल बाद आप डायरेक्ट किसका दे हो? प्रिंसिपल का। है कोई सी भी ग्रेड का हो सकता है, बस ये है कि बीएड किया हुआ होना चाहिए। समझ गए ना? क्या हो गया रे? हेलो, जा रहे हो? नहीं हुआ टाइम, अगला लिखो। हाँ 10 मिनट है, 10 मिनट में तो 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे हम लोग। नहीं आज ही करेंगे, लिखो। संज्ञानात्मक विकास का अरे आवाज मत करो, आपके लिए 10 मिनट का मोल नहीं होगा, मेरे लिए बहुत है। लिखो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ओड़ में आता है मुझे, ओड़ में समझते हो ना? किसने दिया ये? जीन पियाजे ने। क्या? सफलता का संघर्ष बताओ सर। सफलता संघर्ष कुछ नहीं, पढ़ाई। पढ़ो,
अरे तो कई बार बता चुका हूं यार, राज कुछ नहीं होता है, पढ़ाई होती है बस। इंटरनल मोटिवेशन होता है, पढ़ते रहो। अपने को कुछ करना है इस जीवन में आए तो ये मानना है। क्या लिखा है? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में से किसके निर्धारण यानी फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है? ये यार क्या सवाल कह रहा है ये? हैं? सवाल ये कि मनोलैंगिक, अरे सुन ले रे, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में से किसके निर्धारण यानी फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है? एनल, ओरल, लेटेंसी और पहले क्या आंसर दिया है इसका? इसका आंसर क्या दिया है? हैं? ओरल स्टेज। ओरल कौन सी होती है? मुख्य अवस्था, निर्भरता में सुधार होता है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस अवस्था के निर्धारण, किसके निर्धारण यानी फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है? बालक निर्भर नहीं रहता है, उसमें सुधार होता है। यार हो सकता है इसका ओरल हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं ना इस सवाल को। इसका कौन से में, किस में आया हुआ है? एमपी टेट का है? देखता हूं मैं जाके। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ तो मिलेगा नहीं आपके पास, तो मैं देखता हूँ। हैं? लिखो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक वातावरण के साथ, इस सिद्धांत के अनुसार बालक वातावरण के साथ अंतः क्रिया करता हुआ, बालक वातावरण के साथ अंतः क्रिया करता हुआ, इस सिद्धांत के अनुसार बालक वातावरण के साथ अंतः क्रिया करता हुआ संज्ञान का निर्माण करता है। संज्ञान का निर्माण करता है। संज्ञान तो जानते हो, परिभाषा लिखवानी पड़ेगी क्या? नए ज्ञान और पूर्व ज्ञान के मध्य संक्रिया करते हुए संज्ञान, नए ज्ञान का निर्माण करना संज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, संज्ञान की प्रक्रिया, संज्ञान की प्रक्रिया, संज्ञान की प्रक्रिया निम्न 3 चरणों से होकर गुजरती है। संज्ञान की प्रक्रिया निम्न 3 चरणों से होकर गुजरती है। नंबर 1 लिखो, संवेदना। संवेदना, संवेदना, इसमें लिखो ये बालक के मस्तिष्क में बालक के मस्तिष्क में ज्ञान निर्माण, ये बालक के मस्तिष्क में ज्ञान निर्माण, कोष्टक में लिखो संज्ञान, बालक के मस्तिष्क में ज्ञान निर्माण की प्रथम सीढ़ी है। ज्ञान निर्माण की प्रथम सीढ़ी है। सीढ़ी
प्रथम सीढ़ी है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसके तहत सीढ़ी होती है ना पेड़ पर चढ़ने वाली, वो लिखवाई है मैंने ना। इसके तहत नहीं हुआ। इसके तहत वातावरण से प्राप्त सूचना, की प्रारंभिक अनुभूति होती है। इसके तहत वातावरण से प्राप्त सूचना की प्रारंभिक अनुभूति होती है। जाओ।